हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम केंद्रीय बजट 2022-23 को टू द पॉइंट कवर करेंगे, जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था और यह मोदी सरकार का 10वां बजट था और दूसरे कार्यकाल का चौथा नियमित बजट था। बजट में निवेश को अधिकतम बढ़ावा देकर विकास की गति बढ़ाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए आधारित संरचना पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर गति देने के लिए भारी वित्तीय प्रावधान करने के बाद भी राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण का पूरा प्रयास बजट में किया गया है। पूंजीगत संसाधन जुटाने के लिए सार्वजनिक कंपनियों में विनिवेश पर निर्भरता इस बजट में कम की गई है। वैयक्तिक आयकर ढांचे में कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया गया है। आगामी 25 वर्ष में, जिसे अमृतकाल का नाम वित्त मंत्री ने दिया है, नए भारत को स्वरूप देने का प्रयास बजट में किया गया है। नेक्स्ट, इस टेबल में बजट का पूरा सार दिया गया है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि राजस्व घाटा, तो राजस्व घाटा संशोधित अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो वह 4.7% है, जबकि बजट के अनुमान के हिसाब से राजस्व घाटा 3.8% है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.6% है। राजकोषीय घाटा 6.4% और प्राथमिक घाटा 2.8% अनुमानित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ष प्रत्यक्ष करों के मामले में नई व्यवस्था बजट में की गई है। आयकर दाताओं को अब असेसमेंट ईयर के 2 वर्ष तक अपनी आय की संशोधित विवरणी जमा करने की अनुमति दी गई है। ऐसा उन्हीं मामलों में हो सकेगा जब करदाता कुछ आय दर्शाने से छूट गए हों तो उसे कुछ और कर जमा करना हो। तो असेसमेंट ईयर 2 वर्ष तक की आय को संशोधित यानी अपडेटेड रिटर्न सबमिट करने की अनुमति देता है। यहाँ पे 2 वर्ष है, बढ़ा के 2 वर्ष कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक आय यानी मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का भुगतान 18.5% की दर से करना होता है, जबकि कंपनी के मामले में यह दर 15% है। दोनों में कर की समानता लाने के लिए सहकारी समितियों के लिए मैट की दर 15% की गई है। तो जो मैट का निर्धारण है या मैट के दर है वो 15% कर दी गई है। अब यहाँ पे कंपनी को अलग या फिर अन्य दाताओं को या सहकारी समितियों के लिए अलग अलग व्यवस्था ना करके एक में ही कर दिया गया है। तो कंपनियां हों या फिर सहकारी समितियां हों, ये दोनों जो है मैट की जो दर है वो 15% के हिसाब से ही सबमिट करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन 14% भाग का राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करती है तथा यह योगदान कर्मचारियों की आय की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार किया गया है। राज्य कर्मियों के मामले में वेतन का 10% ही ऐसी कटौती की गणना के लिए स्वीकार किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022 से मनाया जा रहा है। भारत का @75 के पश्चात अब भारत @100 की संकल्पना बजट में की गई है तथा इस अमृत काल का दृष्टिकोण बजट में वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। किसी वर्ग विशेष के हितों पर ध्यान केंद्रित करने की जगह कोरोना महामारी से संघर्षरत रही अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसके लिए आधारित संरचना की मजबूती पर बल बजट में दिया गया। इस संदर्भ में बजट की 4 प्राथमिकता वित्त मंत्री ने बताई थी, जिनमें पहली है पीएम गतिशक्ति, दूसरी समावेशी विकास, तीसरी उत्पादकता में वृद्धि और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना तथा चौथी है निवेशों का वित्त पोषण शामिल है। वित्त मंत्री के अनुसार पीएम गतिशक्ति मिशन के 7 इंजन उन्होंने बताए थे, जिनमें से ये 7 हैं, देख लीजिए। पहला, सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग व लॉजिस्टिक अवसंरचना एक साथ मिलकर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो यहाँ पे बजट में 4 प्राथमिकताओं की बात की गई थी और पहले जो प्राथमिकता है पीएम गतिशक्ति, उसके अंतर्गत 7 इंजनों की बात की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, पर्वतमाला देख लेते हैं। इसके अंतर्गत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम
यानी पर्वतमाला को पीपी मोड पर चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत 8 रोपवे परियोजनाओं के अनुबंध दिए गए हैं। नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे 8 है। उसके बाद कृषि से संबंधित कुछ घोषणाएं थी, जिसमें देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके पहले चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर कॉरिडोर में आने वाले किसानों की ज़मीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो 5 किलोमीटर कॉरिडोर में जितनी भी ज़मीनें आएंगी गंगा नदी के किनारे, उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उनमें रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने की बात बजट में की गई थी। इसके अलावा कृषि फसलों का आकलन करने व कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए किसान ड्रोन को बढ़ावा देने की यहाँ पे बात की गई थी। 44,065 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 9.08 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है और 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना है। इसके अलावा 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन भी करना है। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के द्वारा क्या क्या किया जाएगा? एक तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी और पेयजल की आपूर्ति होगी। इसके साथ ही यहाँ पे सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का भी प्रावधान किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2022 को केन बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण और केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक 20 सदस्यीय चालन समिति का गठन किया है। केन बेतवा लिंक परियोजना के पश्चात अन्य रिवर लिंक परियोजनाएं जैसे कि दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के ड्राफ्ट DPR को अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। तो ये सभी परियोजनाएं कहीं ना कहीं पेयजल आपूर्ति, ऊर्जा के उत्पादन करना एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चलाई जाएंगी, जिससे आने वाले समय में पानी की पूर्ति प्रत्येक क्षेत्र में समुचित तरीके से की जा सके। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP प्रारूप के जरिए संविदाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इस्टेब्लिश किए जाएंगे। संख्या याद रखिएगा, 4 है। नेक्स्ट है रेल मार्ग। इसमें स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। तो 1 स्टेशन एंड 1 प्रोडक्ट की बात की गई थी। 2022-23 में 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को सुरक्षा और क्षमता संवर्धन के लिए विश्व स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकी कवच के तहत लाया जाएगा। हाल ही में इस प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण भी किया गया था। तो जो कवच है, ये कवच किससे रिलेटेड है याद रखिएगा, ये रेलवे नेटवर्क से रिलेटेड है और यह रेलवे नेटवर्क को और सुरक्षा और क्षमता के संवर्धन के लिए विश्व स्तर पर और जो है मजबूत बनाने की बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है, अगले 3 वर्षों के लिए 400 नई उत्कृष्ट वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। अगले 3 वर्षों के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। तो यहाँ पे 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल को विकसित करने की बात की गई है। इसके साथ ही 400 नई वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की बात की गई है। तो ये सभी जो है रेल मंत्रालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं MSME से रिलेटेड क्या क्या या कौन कौन सी स्कीम बजट में घोषित की गई थी। तो पहला पॉइंट है उद्यम, ई-श्रम, नेशनल करियर सर्विस और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। 130 लाख MSME को आपातकालीन क्रेडिट लिंक गारंटी योजना यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम के तहत अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाएगा और इसे मार्च 2022 तक और आगे बढ़ा दिया गया है। तो असीम पोर्टल किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है MSME से। नेक्स्ट, कौशल विकास। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का गतिशील उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप नवीकरण किया जाएगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों के कौशल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड यानी कि इन शॉर्ट इसको बोलेंगे डेस्क स्टैक ई पोर्टल तो शुरू किया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेस्क जो है वो किससे संबंधित है या फिर डेस्क स्टैक ई पोर्टल किससे रिलेटेड है।
तो ये होगा कौशल विकास से संबंधित होगा। और यह फ्रेमवर्क किस लिए डेवलप किया गया है? तो यह गतिशील उद्योग की ज़रूरतों के लिए नवीकरण करने के लिए किया जाएगा। और यह पोर्टल स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य जो है वह यह है कि नागरिकों के कौशल सशक्तिकरण के लिए उनको बढ़ावा देना। इसके अलावा गतिशील उद्योगों की ज़रूरतों के लिए उन्हीं के अनुरूप उसमें नवीनीकरण करना है। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो ड्रोन एज अ सर्विस है, यानी कि सेवा के रूप में ड्रोन, तो वह ड्रोन की शक्ति को और बढ़ाने के लिए, उसकी सुविधा को और बढ़ाने के लिए यह स्टार्टअप लाया गया है। इसका नाम याद रखिएगा। इन शॉर्ट आपसे पूछा जा सकता है DRAS, ये किससे रिलेटेड है? तो यह ड्रोन शक्ति से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा। PM ई-विद्या के एक कक्षा एक TV चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 TV चैनलों तक किया जाएगा। तो अभी तक केवल PM ई-विद्या के अंतर्गत 12 चैनल चलाए जा रहे थे। एक कक्षा एक TV चैनल के तहत 200 TV चैनलों का लोकार्पण किया जा चुका है। इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई-शिक्षण सामग्री को विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है सक्षम आंगनबाड़ी। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 3 योजनाओं पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी है जिनके पास बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो विजुअल सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। तो सक्षम जो आंगनबाड़ी है उसके तहत सभी आंगनबाड़ियों को बेहतर बुनियादी ढांचा और ऑडियो विजुअल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2 लाख आंगनबाड़ियों का सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन किया जाएगा। नेक्स्ट है हर घर नल से जल। तो हर घर नल से जल के अंतर्गत 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब तक इसके अंतर्गत 8.7 करोड़ परिवारों को कवर किया गया है। सभी के लिए आवास PM आवास योजना के तहत 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए नई योजना जिसका नाम है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, इन शॉर्ट PM डिवाइन। ठीक है, ये जो लिखा है ना, लिखने का तरीका देख लीजिए। इसी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि PM डिवाइन किससे रिलेटेड है या इसका क्या उद्देश्य है। तो PM डिवाइन जो है वो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहलों से संबंधित है। इसके द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं के लिए इन्हें वित्त प्रोवाइड करवाया जाएगा। योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए के शुरुआती आवंटन की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन। ताप विद्युत संयंत्रों में 5 से 7% बायोमास पैलेट्स फायर किए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप सालाना 38 मीट्रिक मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत होगी। किसानों को अतिरिक्त आय और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और खेतों पे पराली जलाने से रोकने में भी मदद मिलेगी। तो कितने प्रतिशत बायो पैलेट फायर करने की व्यवस्था की गई है? वो है 5 से 7%। किसमें करेंगे? तो वह ताप विद्युत संयंत्रों में किए जाने की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है बजट के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाएगा। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड किससे रिलेटेड है? वह हरित बुनियादी ढांचे से रिलेटेड है जिसके तहत संसाधन जुटाने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, बजट में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा वर्ष कौन सा है? वर्ष है 2023। नेक्स्ट पॉइंट,
22.84 लाख करोड़ रुपए की कुल अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में अगले वित्तीय वर्ष में कुल व्यय लगभग 39.45 लाख करोड़ रुपए होगा। 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% था और 2022-23 के लिए 6.4% होने का अनुमान है। तो राजकोषीय घाटा 6.9% था 2021-22 में और राजकोषीय घाटा 6.4% है 2022-23 में। हालांकि ये अनुमानित है, देखते हैं आगे जब 2023-24 का यूनियन बजट आएगा उसमें यह कितना सही होता है। वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचेगा, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट पॉइंट है 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर 9.2% आंकी गई, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान देने की बात वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में की थी। वे कौन कौन से हैं? वे है उत्पादकता, जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद और चौथा है पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। नेक्स्ट पॉइंट 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग ई पासपोर्ट भारत में 2022-23 तक जारी किया जाएगा। बजट में गंगा नदी के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रस्ताव किया गया था और यह प्रस्ताव कितने किलोमीटर तक के दायरे में रहेगा? तो वह गंगा नदी के किनारे के 5 किलोमीटर के कॉरिडोर के अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है गति शक्ति योजना के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की भी घोषणा की गई। साथ ही बजट में देश के 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने की भी घोषणा की गई थी। तो 5 बड़े शहरों में फिशिंग हार्बर बनाने की घोषणा की गई। बजट में मनरेगा पर 73,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल दी गई है कि बजट में जो रुपया वो आता कहाँ से है बजट के लिए। तो सबसे ज़्यादा बजट में रुपया आता है उधार से एवं अन्य देयताएं से। सेकंड नंबर पे जीएसटी यानी माल और सेवा से वो 16% आया। निगम कर थर्ड नंबर पे 15% और आयकर यानी इनकम टैक्स वो भी 15% आया। तो जो बजट में रुपया आता कहाँ से है? सबसे ज़्यादा आता है उधार एवं अन्य देयताएं से, फिर सेकंड जीएसटी के कलेक्शन से, थर्ड नंबर पे कारपोरेशन टैक्स से और फोर्थ नंबर पे इनकम टैक्स से। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। उसके बाद रुपया जाता कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा जब रुपया उधार से आया था तो वहाँ पे जाएगा भी रुपया ब्याज अदायगी में, तो सबसे ज़्यादा रुपया ब्याज अदायगी में जाता है। उसके बाद करों और शुल्कों में राज्य अपना अपना हिस्सा लेती हैं तो उसमें रुपया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में लगता है और फोर्थ नंबर पे वित्त आयोग और अन्य वितरण के द्वारा जो है रुपया खर्च होता है। तो ये 4 हमने टॉप बता दिए। उसके बाद पूरे बजट में 4 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहला उत्पादकता, दूसरा जलवायु कार्य, तीसरा निवेश को वित्तीय मदद और चौथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक बदलाव के तहत 7 कारकों पर ध्यान देने की बात की गई, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जल परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना को जोड़ने की बात की गई। इसके अलावा अगले 25 वर्षों के अमृत काल की नींव रखने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने पर ध्यान दिया गया, जिसके तहत भारत @75 से अब भारत @100 की नई दिशा की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही आयकर दरों और स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। करदाता प्रासंगिक निर्धारण वर्ष 2 वर्षों के भीतर संशोधित ITR दाखिल करने की बात की गई है। तो यहाँ पे 2 वर्ष दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट है वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की आय पर 30% कर। तो जो वर्चुअल डिजिटल संपत्ति है अब उस पर जो टैक्स लगेगा वो 30% लगेगा। ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी RBI 2023 में लाएगी। याद रखिएगा RBI 2023 में ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी लाने वाली है। अगले 3 वर्षों के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे मातरम रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। श्रम उद्यम NCS और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ दिया जाएगा। तो ये रिलेटेड है MSME से। इसके बाद 5G सेवाओं
के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी 2022-23 में की जाएगी। लास्ट पॉइंट है, बजट घोषणा के अनुसार नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। तो नेशनल हाईवे जो है वह 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने की घोषणा की गई। फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूनियन बजट से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट को कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हमारी यूपी बजट पर आएगी, जो कि यूपी बजट 2022-23 को हम उसमें कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।